आज की कहानी से ध्यान ना हटाना, मुझे और तुम्हें है अपने बच्चों को बचाना। भाई ये गेम तो सिर्फ एक गेम है। नहीं, इस गेम में भी गेम है। प्रॉब्लम सबकी सेम है। चलो करता हूँ तुमको हैरान में। गोली चली काउंटर स्ट्राइक में, जान गई जैन के माँ बाप की रियल लाइफ में। पबजी में ड्रिंक पिया ताकि पावर आए, खेलने वाला भूखा मर गया। हाय हाय हाय। कॉल ऑफ ड्यूटी को समझते हैं जिम्मेदारी, रियल लाइफ में बेटे ने बाप की गर्दन ही उड़ा डाली। ये सारी कहानियां अभी आगे सुनाऊंगा, कड़वी है मगर मैं तो हकीकत दिखाऊंगा। मुझे रिवाइव करो। पीछे पीछे। ये सच है कि गेमिंग इज नॉट अ क्राइम, बट मैं बताता हूँ बट। अरे मौजम भाई, अभी तो हुक दिया है, पूरी कहानी बाकी है। कहानी बाकी है, तुम्हारी सैलरी भी बाकी है। चेयर बेचोगे तो सैलरी मिलेगी। चलो हटो 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 हटो, कुर्सी बेचने दो। बहुत बड़ी गेम है भाई, वो नहीं जो जेल के अंदर खेल रहा है, वो जो इस पर बैठकर खेल रहा है। बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि जब इस पर बैठकर गेम खेलोगे तो कई घंटे भी पता नहीं चलेंगे, क्योंकि चेयर है आरामदेह और 135 डिग्री तक पीछे भी जा सकते हैं। फुटरस अलग, पैर फैला सकते हैं। तो भाई लंबी गेम खेलने के लिए स्टैमिना चाहिए, और स्टैमिना मेंटेन करने के लिए कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट देता है बूस्ट। मगर याद रखना भाई, गेम खेलना है, गेम को खुद से नहीं खेलने देना, क्योंकि कहानी ये है। रात के 9 बज रहे थे। 19 साला ज़ियान हेडफोन्स लगाए ऑनलाइन कैब का वेट कर रहा था। उसे 10 बजे से पहले घर जाना था, वरना बाप दरवाजा नहीं खोलता। 5 मिनट बाद टैक्सी आकर रुकती है। राइड आपने बुक कराई है? ड्राइवर पूछता है और ज़ियान सर हिला देता है। स्टॉप आने में 10 मिनट बाकी थे। ज़ियान ने इशारे से ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। इससे पहले कि ड्राइवर उससे रीजन पूछता, मगर क्यों? ये कोई इंतकाम था, दुश्मनी या लालच? बिल्कुल नहीं। ज़ियान तो उस कैब ड्राइवर को जानता तक नहीं था। तो फिर मारने की वजह क्या थी? असल में ज़ियान उस मिशन पर था जिस मिशन पर लाहौर में रहने वाला जैन भी था, जिसने अपनी माँ, बहनों और भाई को मार दिया। भारत के प्रकाश ने अपने बाप का सर काट दिया। आंध्र प्रदेश में 16 साल का लड़का भूख से मर गया, और मुल्तान में एक बच्चा पंखे से लटक गया। ब्रदर, ये मिशन एक एरिया, गांव, शहर या मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तो ये एक बीमारी है जिसका शिकार जेन जी सारी है। ये ना रुकी तो ट्रस्ट मी, जेन अल्फा और बीटा की अगली बारी है। और ये वो इंडस्ट्री भी है जो लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड पर भारी है। कंफ्यूज हो गए ना कि रजा कहना क्या चाहता है? ये मिशन है बीमारी या इंडस्ट्री? सब बताऊंगा इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, मगर आपके सब्सक्राइब के बाद। जैसे किसी नशे का दिमाग हो जाता है कि उससे वो चीज दूर किया जाए, नशा, तो वैसी उसकी तड़प होती है, वही चिड़चिड़ापन, वही लड़ाई झगड़ा। Why are video games so addictive? Yes, video games are addictive. Video games are addictive for lots of reasons. How much time did you spend gaming? As much as I could. I think it can be a serious problem. Yes, I'm talking about गेम एडिक्शन। कार्ल यंग ने कहा था, एडिक्शन किसी भी शक्ल में हो बुरी है, चाहे शराब की हो, मॉर्फिन की या सोच की। एडिक्शन मतलब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा ज्यादती। इस पर तो पूरी वीडियो अलग से बनती है। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन एडिक्शन ऑफ गेम्स। एक बच्चा कैसे गेम्स के लिए इतना पागल हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन, खाना, रिश्ते सब भूल कर सिर्फ गेम खेले, और उस गेम के लिए वो दूसरों या खुद की जिंदगी भी खत्म कर ले। नौबत यहां तक आनी है, अगर ये बात दुनिया का पहला गेम बनाने वाला जानता होता तो वो सिर्फ एटम बम बनाता। जी हाँ, दुनिया का पहला गेम टेनिस फॉर टू बनाने वाला विलियम हिगिनबोथम दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाली टीम का अहम हिस्सा था। आज टेनिस फॉर टू किसी को याद नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर रोज एक नया गेम इन्वेंट होता है। 3.2 बिलियन एक्टिव गेमर्स हैं, और उन्हीं में शामिल हैं वो एडिक्टेड जो गेम के लिए अपनी या किसी और की जान भी ले सकते हैं। मगर ये एडिक्शन अचानक नहीं होती, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, जिनमें से एक है डोपामिन। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, मगर रियलिटी ये है कि ये खुशी नहीं देता, बल्कि ख्वाहिश पैदा करता है। जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें मजा आए, चाहे अम्मी के हाथ का खाना, दोस्तों से मिलने जाना, क्रिकेट में छक्का लगाना, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, खाला या मामू का कहानी सुनाना, बच्चों को झूला झुलाना, तो माइंड थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है और बोलता है यार ये फिर से करना है। बट इफ आई एम राइट,
ये सब तो हम मिलेनियल्स के दौर में होता था, क्योंकि उस वक्त ये नहीं था। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा थी, लोग रियल वर्ल्ड में रहते थे, कहीं आना जाना एंजॉय करते थे, जून जुलाई की छुट्टियां नानी के यहाँ गुजारते थे, घर का पका हुआ खाना खाते थे। मगर फिर आया वो दौर जिसने आपको दुनिया से करीब मगर अपनों से दूर कर दिया। और आज जेन ज़ी को यही डोपामिन मिलता है पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर खेलने से। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि ड्रग्स यानी कोकेन, हेरोइन माइंड में नॉर्मल डोपामिन से 10 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है। और इंग्लैंड की एक रिसर्च बताती है कि कंप्यूटर गेम्स यानी कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी साइकोस्टिमुलेंट ड्रग्स जितनी बल्कि कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा डोपामिन दिमाग में छोड़ते हैं। यानी चर्सी और गेमर के दिमाग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब गेम से उसको 1 लाख रुपए का डोपामिन मिल रहा है, ब्रेन को मजा आ रहा है, अब वो पढ़ाई करने में 10-100 रुपए का डोपामिन मिल रहा है, वो क्यों पढ़ाई करेगा? और उसको बाहर खेलने कूदने से 1000-100 रुपए का डोपामिन ब्रेन को मिल रहा है, तो वो क्यों करेगा? तो बच्चे जो हेल्दी एक्टिविटीज है वो करना छोड़ देते हैं, उनका ब्रेन मानता नहीं, वो बोर हो रहे हैं बाकी चीजों से, गेम में ही मजा आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर 2024 की रिसर्च बताती है कि गेम एडिक्टेड बच्चों के माइंड का डिसीजन मेकिंग और रिवॉर्ड प्रोसेसिंग हिस्सा वीक हो जाता है। ब्रेन खुद रिवॉर्ड के लिए कम सेंसिटिव हो जाता है, यानी रियल लाइफ की खुशियां फील ही नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हर गेमर के साथ हो सकता है या हर गेम खेलने से होता है? नहीं, इसके 6 स्टेजेस हैं और आपको पता करना होगा कि आपका बच्चा कौन सी स्टेज पर है। वो 6 स्टेजेस कौन सी हैं और पता कैसे चलेगा ये बताऊंगा, मगर पहले ये जान लें कि बात यहां तक कैसे पहुंची। ये गेम्स तो सबको ही याद होंगे, हम मिलेनियल्स के फेवरेट। 1972 में अटारी ने पोंग बनाई, फिर आया मारियो, टेट्रिस और पैकमैन। वायलेंस, ब्लड और मिशन का कोई तस्वुर नहीं था, क्योंकि उस वक्त गेम बनाने का सिर्फ एक मकसद था, एंटरटेनमेंट। मगर फिर कंपनीज को पता चला कि इंसान के अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो वो बाहर नहीं निकाल सकता, कुछ ऐसा जो वो रियल लाइफ में करना तो चाहता है मगर कर नहीं सकता, कुछ ऐसा जो वो अपने अंदर ही छुपा कर रखता है। डार्क फैंटेसीज, ये वो सीक्रेट था जिस पर खड़ी होने वाली थी पूरी गेमिंग इंडस्ट्री। हर इंसान के अंदर गुस्सा है, कोई बॉस से तंग है, कोई क्लास फेलो से बुली होता है, किसी को रिश्तेदार परेशान करते हैं, लेकिन मसला यह है कि रियल लाइफ में आप उनके साथ कुछ कर नहीं सकते। तो गेमिंग इंडस्ट्री ने कहा, आ जाओ हमारे पास, यहां मारो जितना चाहो, सर काटो, हड्डियां तोड़ो, जलाओ, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रुकेगा, और हर बार जो तुम मारोगे उससे तुम्हें डोपामिन मिलेगा। 2003 में रॉकस्टार ने मैनहंट गेम बनाई। इस गेम का मकसद सिर्फ ये था कि जितना ब्रूटल तरीके से मारो उतना ज्यादा स्कोर। प्लास्टिक बैग से दम घोटना, कुल्हाड़ी ईंट से जितना ज्यादा तकलीफ दे मौत, उतना ज्यादा इनाम। यूके ने तो इसको बैन कर दिया था, मगर तब तक लाखों बच्चे इस गेम को खेल चुके थे। नॉर्मलाइज सा हो जाता है बच्चे के लिए कि गोली मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक ये चाकू मार दिया, खून निकलना। स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि जो बच्चे रोजाना वायलेंट गेम खेलते हैं उनमें एम्पैथी कम होना शुरू हो जाती है, यानी दूसरों का दर्द फील करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। मारना नॉर्मल लगने लगता है, खून देखना नॉर्मल लगने लगता है। एक बच्चा जो स्कूल लाइफ में फेल होता है, जिसे कोई नहीं पूछता, जो घर में भी वीक है, मोहल्ले में भी कोई उसे नहीं समझता, वो बच्चा गेम ओपन करता है और अचानक उसके पास सारी ताकत आ जाती है। पूरा शहर उसका है, जो गाड़ी चाहे चुराए, जो इमारत चाहे उड़ाए, जो चाहे करे, कोई नहीं रोकता, और अगर रोकोगे तो उसे भी मार दो। गेमिंग इंडस्ट्री ने इस फैंटेसी को ओपन वर्ल्ड का नाम दिया, मतलब ऐसी खुली दुनिया जहां कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं, पेरेंट्स नहीं, टीचर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी पावर। 2003 में पोस्टल 2 आई। इस गेम में आप किसी भी आम शहरी को मार सकते थे, बाजार में, मस्जिद में, स्कूल में। गेम का टैगलाइन था ओनली एज वायलेंट यू आर, यानी जितना तुम चाहो उतना ब्रूटल।
ये फैंटेसी सिखाती है कि ताकत ही सब कुछ है, जो ताकतवर है वही जीतता है, और ताकत दिखाने का जरिया, खुद को साबित करने का जरिया तशद्दुद, वायलेंस। ये बच्चा लेसन घर भी ले जाता है, और जिस दिन रियल लाइफ में भी यही अप्लाई करने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट डे वो अखबार की हेडलाइन बन जाता है। आपने देखा होगा पबजी में क्रेट खुलता है, फ्री फायर में स्पिन और फीफा में पैक, और बच्चा बैठा ही सोचता है कि इस बार नई गन की स्किन मिलेगी, इस बार नया कैरेक्टर आएगा, अगली बार कुछ और मिलेगा। असल में ये एक जुआ है, बस लफ्ज बदल दिया गया, लूट बॉक्स कह दिया। मैकेनिज्म वही है जो कसीनो में होता है, मगर लकी स्पिन कह दिया। बेल्जियम ने 2018 में इन लूट बॉक्सेस को बाकायदा इलीगल करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि जुआ है। नीदरलैंड ने भी इसे बैन किया, मगर पाकिस्तान, हर बच्चा ये खेल खेल रहा है और उसे पता भी नहीं कि वो जुआ खेल रहा है। और ये जुआ पैसे कहां से लेता है? कभी बच्चे की जेब से, और जब जेब खाली हो तो घर की अलमारी से, जब वो भी खाली हो तो माँ के पर्स से। एक और फैंटेसी है, और ये सबसे खतरनाक फैंटेसी है, कि जो रियल में नहीं बन सकते वो गेम में बन जाओ। एक बच्चा जो रियल लाइफ में खुद से खुश नहीं, जो सोचता है मैं दिखने में वीक हूं, बदसूरत हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं, वो गेम ओपन करता है और अपना कैरेक्टर बनाता है, लंबा, ताकतवर, खूबसूरत, जो चाहे वो बनाता है, और फिर वो बच्चा खुद उस कैरेक्टर में ढल जाता है। ब्राइविक याद है, जिसने नॉर्वे में 77 बंदे मार दिए थे? उसने वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में अपना कैरेक्टर बनाया था, और उस कैरेक्टर का नाम एंडर्स नॉर्डिक रखा था। ब्रेवियक उस कैरेक्टर से इतना जुड़ गया था कि रियल ब्रेवियक और वर्चुअल ब्रेवियक में फर्क खत्म हो गया था। नॉर्वेजियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कोर्ट में कहा कि ब्रेवियक रियल वर्ल्ड और गेम का फर्क भूल गया था। वायलेंस, पावर, गैम्बलिंग, आइडेंटिटी, ये चारों ह्यूमन नेचर के सबसे कमजोर हिस्से हैं, और गेमिंग इंडस्ट्री ने इन चारों को एक एक गेम में डाल दिया और फिर आपके बच्चे के सामने रख दिया मुफ्त, क्योंकि वो जानते हैं कि नशे की पहली डोज मुफ्त होती है और फिर बंदा खुद पैसे लाता है। और वायलेंस की ये पहली डोज दी गई 1992 में इस गेम से। जो सीन आपने देखा, ये गेम जीतने के बाद का सीन है, यानी जब आप इस गेम में अपने अपोनेंट को हरा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15 सेकंड्स मिलते हैं उसको बेदर्दी से मारने के लिए। रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल लो, दिल चीर कर हाथ में उठा लो, और इसे फैटालिटी का नाम दिया गया, मतलब विनिंग मोमेंट, खुशी का लम्हा, वो वक्त जब दिमाग 100% डोपामिन रिलीज करता है। एक वक्त में मैंने भी ये गेम खेला था और मेरी भी पूरी कोशिश होती थी कि जीतने के बाद किसी तरह से फैटालिटी लग जाए। 1992 में मोर्टल कॉम्बैट लॉन्च हुआ, और ये वो पहला गेम था जिसमें किसी का सर उड़ाया जा सकता था, और इसी मामले पर अमेरिकन सेनेट में भी ये मामला चला गया था। अमेरिकन हुकूमत ने 1993 में मोर्टल कॉम्बैट बनाने वालों को तलब किया। सेनेटर्स बोलते रह गए, इस गेम के नुकसानात गिनवाते रह गए, और गेमिंग कंपनीज सिर्फ वादे करती रह गई, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। गेम्स तो और वायलेंट होते चले गए। ये गेमिंग इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस साल वो गेम आया जिसके मिशन पर जायान भी था। भूल तो नहीं गए? वही जायान जिसने एक टैक्सी ड्राइवर को बेदर्दी से कत्ल किया था, और जिस गेम के मिशन पर जायान था वो था GTA। ये गेम एक दुनिया है, ऐसी दुनिया जिसमें आप जो चाहे करें, पुलिस को मारें, औरत से सर्विसेज लें, फिर उसे भी मारकर पैसे वापस ले लें, गाड़ी चोरी करें, बैंक लूटें, आग लगा दें, कोई मसला नहीं। ये सब कुछ चलता तो स्क्रीन पर है, मगर ब्रेन में स्टोर होता है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जब एक गेमर गेम में किसी को मारता है तो ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह प्रोसेस करता है, सेंसेशन, इमोशन, सब कुछ। फर्क सिर्फ यह है कि सामने वाला मरता नहीं है, मगर दिमाग को ऐसा लगता है कि मार दिया, और डोपामिन आ जाता है, और बंदा फिर मारता है, फिर डोपामिन आता है। ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है।
एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि टैक्सी ड्राइवर को मारने वाले लड़के का नाम जायान नहीं पॉलवेट था, जिसका ताल्लुक थाईलैंड से था। शुरू में ये नाम बताता तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाते। पॉलवेट ने पुलिस को दिए गए बयान में वो बात बोली जो तमाम वालिदैन के लिए एक अलार्म है। उसने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि क्या रियल लाइफ में टैक्सी लूटना उतना ही आसान है जितना कि गेम में। वो भाग भी नहीं सका क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आती थी। सोचिए, एक लड़का जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन चाकू का इस्तेमाल अच्छे से आता है। कैसे? बिकॉज ऑफ गेम्स। अब सुने गौर से। अमेरिकन फौज ने 2002 में एक गेम बनाया जिसका नाम था अमेरिकाज आर्मी। मकसद क्या था? फौज में नौजवानों को भर्ती करने के लिए तैयार करना, क्योंकि अमेरिकन आर्मी ये जानती थी कि गेम खेलकर बंदा शूटिंग की आदत पकड़ता है। ट्रिगर दबाना उसे आसान लगता है, सामने वाले का मरना नॉर्मल लगता है। सोचिए, अमेरिकन आर्मी ने फौज में भर्ती करने के लिए एक शूटिंग गेम बना दिया, और हमारे यहाँ हर दूसरे गेमिंग जोन में कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक देखने को मिलता है, जिसे वर्ल्ड ऑफ शूटिंग गेम्स कहा जाता है, क्योंकि ये गेम नहीं पूरी ट्रेनिंग है। एक एवरेज गेमर कॉल ऑफ ड्यूटी के एक सेशन में 200 से 300 बंदे तो मारता ही है, यानी एक घंटे में 300 बंदे। हर बार डोपामिन मिलता है और हर बार ये नॉर्मल भी लगता है, यानी अगली किल आसान हो जाती है, क्योंकि गेम में दर्द नहीं होता, मरने वाला चीखता नहीं है, उसकी मां नहीं रोती। मगर रियल लाइफ में ये सब कुछ होता है। एक ऐसी चीज जिसकी बेस एंटरटेनमेंट थी, जिसे टाइम पास करने के लिए खेला जाता था, वो पूरी इंडस्ट्री बन गई। सॉरी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। सिर्फ 2024 की बात करूं तो बॉलीवुड की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने 33.9 बिलियन डॉलर्स कमाए। म्यूजिक इंडस्ट्री ने 28.6 बिलियन डॉलर्स कमाए। और जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री ने कितने कमाए? 224 बिलियन डॉलर। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों को मिला भी लें तब भी ये गेमिंग इंडस्ट्री का आधा भी नहीं बनता। वो फिल्में जिनके लिए लोग ऑस्कर देते हैं, वो गाने जिनके लिए ग्रैमीज मिलते हैं, मिलकर भी गेमिंग से नहीं जीत सकते। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी कौन सी है? एवेटार, जिसने 2.8 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया, जबकि GTA 6 ने 6 बिलियन डॉलर्स कमाए। और 2029 तक PwC की रिपोर्ट ये कहती है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री 300 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इस वक्त दुनिया में 3.38 बिलियन एक्टिव गेमर्स हैं, यानी दुनिया की आबादी का तकरीबन 40%। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा पैसा और इतने बड़े लोग हैं इसके पीछे। टेंसेंट, चीन की सबसे बड़ी कंपनी। सोनी, जिसका प्ले स्टेशन तकरीबन हर घर में मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट, वही जिसकी विंडोज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ये सब गेमिंग में क्यों शामिल हो गए? क्योंकि यहाँ पर पैसा है। मगर सवाल ये है कि गेमिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनी कैसे? सबसे बड़ी वजह ये है, जी हाँ, पहले गेम खेलने के लिए कंसोल चाहिए था, फिर कंप्यूटर चाहिए था, और आज सिर्फ मोबाइल चाहिए जो हर बंदे की जेब में है। PUBG, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस बिल्कुल मुफ्त, सब कुछ मोबाइल पे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब खेलने बैठे तो बिल्कुल मुफ्त नहीं। अब ये देखिए कि किस तरह से जब आप कोई कंपनीज मुफ्त गेम डाउनलोड करने की इजाजत देती हैं तो पैसा कैसे कमाती हैं? इन गेम परचेजेस से। कि भाई PUBG तो खरीद लिया, मगर उसमें प्लेयर का नया आउटफिट चाहिए तो पैसे, नई गन का लुक चाहिए तो पैसे, बैटल पास चाहिए पैसे। और ये पैसा कौन देता है? बच्चा देता है, घर से चुरा के या बाप का ATM कार्ड लगा के। तीसरी वजह स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट्स। आज लोग गेम खेलते भी हैं और देखते भी हैं। ट्विच पर लाखों लोग बैठकर गेम देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई मैच देखते हैं। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी करोड़ों में है, यानी गेमिंग अब सिर्फ एक शौक या हॉबी नहीं, करियर भी बन चुका है। चौथी और सबसे बड़ी वजह, पहले गेम खेलने के लिए अमीर होना पड़ता था। आज कराची की कच्ची आबादी में बैठा बच्चा और अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठा बच्चा एक ही गेम एक साथ खेल सकते हैं, रात को अकेले कमरे में, बगैर किसी को बताए। लेकिन मसला ये नहीं है कि बच्चा गेम खेल रहा है,
क्योंकि गेम खेलने के बहुत सारे फवाइद भी हैं। मसला यह है कि आपका बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है और कितनी देर तक खेल रहा है। इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ 30 मिनट वायलेंट गेम खेलने से 45 टीनेजर्स के ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो गया। 20 मिनट के बाद ब्रेन के इमोशन रेगुलेशन के हिस्से ने काम करना कम कर दिया और एंजाइटी वाले पार्ट्स ज्यादा एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में 502 बच्चों पर एक स्टडी हुई जिसमें यह बात पता चली कि गेम एडिक्शन सोशल स्किल्स और पढ़ाई में रुकावट की सबसे बड़ी वजह है। इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 10 से 20 मिनट वायलेंट गेम खेलने के बाद एग्रेसिव थॉट्स में इजाफा हो जाता है और जिन बच्चों के पहले से एंगर इश्यूज हों उनके लिए तो ये और भी ज्यादा डेंजरस है। जो कहानी शुरू हुई थी मारियो, पैकमैन और पोंग से, अब वो खून खराबों, शोर हंगामों, बम धमाकों, गिरती हुई लाशों और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तक पहुंच चुकी है। क्या आप टीवी में भी देख रहे हैं कि लड़का लड़की नंगे हो रहे हैं, किस कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। आप मूवी भी में ये दिखा रहे हैं, कार्टून में भी यही दिखा रहे हैं, गेम में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये नॉर्मलाइज होने लगता है। दिमाग कहता है ये नॉर्मल है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है। अगर मैं लड़की को छू दूं, उससे रिलेशन रख लूं, उससे सेक्स कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज है। तो ये मेंटली नॉर्मलाइज करने वाली बात है इन चीजों को। गेम जो कभी हॉबी हुआ करता था अब एडिक्शन बनता जा रहा है। अब गेम भी आपका वही हाल कर सकता है जो चर्स एक चर्सी का, जिसे नशा ना मिले तो वो खुद को या आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैन ने पबजी खेलते हुए माँ, भाई और बहनों को कत्ल कर दिया। बंदा लेस सोशल हो जाता है, अकेला पसंद ज्यादा होता है, आइसोलेटेड रहने लगता है, लोगों में सोशलाइज करना उसको पसंद नहीं होता, वही उसको मजा नहीं आता फिर किसी चीज में। जैसे किसी नशे के साथ होता है, नशा ही जो होता है वो अकेला रहता है, अपना नशा करता है और अकेला ही रहता है। ना उसको पढ़ाई करने का दिल करता है, ना उसको जॉब पे जाने का दिल करता है, ना उसको अपने बीवी, बच्चों, बहन, भाई, माँ बाप से दोस्तों से इंटरेक्ट करने का दिल करता है। मगर ये सब कुछ अचानक नहीं होता। आई टोल्ड यू बिफोर कि इसकी 6 स्टेजेस होती हैं और वालिदैन को अक्सर उस वक्त पता चलता है जब बच्चा 4th स्टेज पर होता है। तो चलिए इन 6 स्टेजेस को एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट स्टेज में गेम खेलकर मजा आता है। बच्चा गेम भी खेलता है, खाना खाता है, सोता है, स्कूल जाता है, एंजॉय करता है। ये नॉर्मल है, मगर डोपामिन का चक्कर यहीं से शुरू होता है। ये वो स्टेज है जब एक के बाद दूसरा लेवल कंप्लीट करने की ख्वाहिश होती है। सोने और खाने का टाइम भी गेम की वजह से चेंज होने लगता है। बच्चे को रोका जाए तो थोड़ा गुस्सा तो करता है मगर बात मान लेता है। पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर असल में यही बिहेवियर फर्स्ट रेड फ्लैग होता है। स्टेज 3 में एडिक्शन अपनी जड़ें मजबूत करती है। दोस्तों से मिलना मिलाना कम, पढ़ाई में कमजोरी, खाने की टेबल पर मोबाइल साथ रखना और रात को छुपकर गेम खेलना, ये तमाम चीजें बच्चे की आदतों में शामिल हो जाती हैं। और जब आप उससे गेम छीने तो वो गुस्सा भी करता है, प्रोटेस्ट भी करता है, रोता भी है। इस स्टेज से मामला सीरियस हो जाता है। बच्चा बाहर नहीं जाता, नहाना छोड़ देता है, खाना भूल जाता है, दिन रात का फर्क खत्म हो जाता है, घर वाले बुरे लगने लगते हैं। गेम हाथ से लो तो चीखता है, बुरी तरह चिल्लाता है, चीजें तोड़ता है और कभी कभी हाथ भी उठा लेता है। अब इस स्टेज में घर से पैसे भी चोरी होने लगते हैं। बाप का ATM कार्ड अपने फोन में लगा लिया जाता है ताकि गेम के लिए स्किन्स और बैटल पासेस खरीदे जाएं। जब वहां पैसे खत्म हो जाते हैं या नहीं मिलते तो दोस्तों से उधार लिया जाता है, क्योंकि गेम का करैक्टर खरीदना लाजमी है। स्किन भी चाहिए और जैसा कि मैंने बताया बैटल पासेस भी। और सबसे खौफनाक बात यह कि जब पकड़ा जाए वो बच्चा तो कोई शर्म और कोई पछतावा नहीं, बल्कि उल्टा फिक्र कि अब गेम के पैसे कहां से आएंगे। ये सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है जब रियल और गेमिंग वर्ल्ड में डिफरेंस खत्म हो जाता है। बच्चा ये सोचने लगता है कि जो कुछ गेम में हो सकता है वो बाहर भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थाईलैंड में टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाले पॉलवेट ने सोचा था, लाहौर में अपनी माँ और बहनों का कत्ल करने वाले जैन ने सोचा था, आंध्र प्रदेश में गेम खेलने से रोकने पर अपने बाप का सर उड़ाने वाले प्रकाश ने सोचा था। अब सवाल यह है कि करें क्या, मैं बताता हूं, मगर पहले एक बात समझ लें, गेम बैन करना बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं। आप घर में मोबाइल छीन लेंगे तो बच्चा दोस्त के घर जाकर खेलेगा, दुकान पर जाकर खेलेगा, छुपकर खेलेगा, क्योंकि मसला गेम में नहीं रिश्तों में है। पहले प्रॉब्लम को समझें,
फिर रोकें। ये देखें कि बच्चा गेम खेल क्यों रहा है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए या एस्केप ढूंढने के लिए। अगर वो एस्केप ढूंढने के लिए गेम खेल रहा है तो ये सबसे खौफनाक बात है। आपको हर हाल में जानना होगा कि बच्चा एस्केप किस से ढूंढ रहा है। उसे स्कूल में कोई मसला है, घर में कोई तकलीफ है, क्या वो खुद को कमजोर, अकेला या नाकाम फील कर रहा है? क्योंकि गेम एडिक्टेड ज्यादातर वो लोग होते हैं जो अंदर से ब्रोकन और अलोन फील करते हैं। अपने बच्चों पर नजर रखें। गेम खेलना एक अच्छी एक्टिविटी है, मगर कितना खेलना है और कौन सा आज के दौर में सबसे अहम ये है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दें, किसी को कोई गेम ना खेलने दें किसी बच्चे को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप थोड़े टाइम के लिए दें, अच्छे कामों पे दें, होमवर्क वगैरह पढ़ाई सब उसने कर ली है तो आप आधे एक घंटे के लिए रोज का इनाम के तौर पे गेम दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सच ये है कि गेमिंग इज नॉट अ क्राइम, बट बिहाइंड सम ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन द हिस्ट्री देयर वाज ए गेम।